ऑलराइट। सो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर तो हमने क्लास भी ली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये दोबारा से आपको इसलिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ ताकि मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूँ एक दफ़ा, ठीक है। उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं था और उससे रिलेटेड जो है वो आपकी अगली असाइनमेंट भी है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड में ये देखें, ये मैंने आपको अगली वाली स्लाइड दिखाती हूँ, ये जो कि मैंने आपको सेंड की थी, ठीक। मैंने आपको 2 वीडियो लिंक सेंड किए थे, ठीक। क्लास के अंदर जो था वो मैंने आपको वीडियो लिंक्स की चल रही थी रिकॉर्डिंग और मैं साथ-साथ उसको रोक के आपको बता रही थी। देन व्हाटएवर वाज़ रिटन देयर, वो वीडियो लिंक्स का भी मैंने लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है, ठीक है। खान अकेडमी का है, अच्छा है, बट इन इंग्लिश वो बच्चों को यूजुअली समझ में नहीं आता, डज़न्ट मैटर। लेकिन एनीवे वो एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो अगर आप उसको भी देख लेंगे तो ये चीज़ आपके दोबारा से रीइन्फोर्स हो जाएगी। राइट। तो ये जो है यहाँ पे अब आप देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, क्वेश्चन ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो माइक्रो जो डिमांड कर्व है उससे किस तरह डिफरेंट है, ठीक? पहली बात। तो अब आप ये देखो, इधर इधर देख रहे हो? शाबाश! यस, इधर ये देखो, प्राइस जो है ना वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है, बट एग्रीगेट डिमांड में जब हम वाई एक्सिस के ऊपर जनरल प्राइस लेवल लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो डिमांड है, माइक्रो वाला डिमांड, वो इधर क्यूडी है और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है बिकॉज़ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के ऊपर इन एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सिस के ऊपर रियल जीडीपी है, ठीक है? देखो फ़र्क, इधर क्वांटिटी डिमांडेड, इधर रियल जीडीपी, सो दिस अ डिफरेंस। इसलिए जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को। और ये क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसके ये 3 डिफरेंट रीज़न्स इन्होंने बताए हैं। अब ये मैंने आपको तब भी बताए थे और अब इसके बाद मैंने आपको आपकी ग्रेगरी मैनक्यू में से निकाल के जो है वो इसके साथ सपोर्टिंग मटेरियल भी है आगे, जो कि इन इसको वेल्थ इफेक्ट और इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट, इसको मैंने बड़े क्लियरली जो है वो बताया हुआ भी है। आपको समझाया भी था कि वेल्थ इफेक्ट का क्या मतलब है, कि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो जनरली पीपल फील पुअर, सो दे स्पेंड जनरली लेस, तो दे वांट टू स्पेंड लेस। जब प्राइस ज़्यादा होती है तो दे स्पेंड लेस, जब वो स्पेंड लेस करते हैं तब भी जीडीपी कम होती है। दूसरी चीज़ क्या है, ये इंटरेस्ट इफेक्ट, दैट व्हेन प्राइसेस आर लो people save more, so if interest rate is low, because if there is more saving available then investment will be more and production will increase and vice versa, ठीक है ना। तो जब प्राइस, क्या मतलब हुआ कि जब प्राइस कम होती है तो लोग जो है वो सेव कर सकते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट भी उसके साथ कम हो, ठीक है, जो सेविंग है साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी कम हो, तो वो जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है। और तो दूसरी चीज क्या हुई कि इन्वेस्टमेंट की वजह से भी इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो व्हेन प्राइसेस आर लो एग्रीगेट डिमांड इज मोर। और तीसरी चीज़ क्या है, वो चीज़ जो बताई है वो है फॉरेन एक्सचेंज, रीज़न इज फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, वो क्या है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन prices for foreigners are low and therefore overall production goes up, तो आपकी जो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, ठीक हो गया। So these are the three reasons when prices are low, it means the exports will go up, and that is one of the reasons why aggregate demand is going to be high. And when prices are high, the exports are going to be less, and therefore the aggregate demand is going to be less, ठीक है। तो ये तो रीजन आपको बताया हुआ है why aggregate demand curve slopes downwards. This is the difference, and then यहाँ पे it slopes downwards in micro, अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, slopes downwards because of law of demand. But aggregate demand slopes downwards, usually most economists believe that it slopes downward, but it's not because of a law of demand, rather it is because of these wealth effect, interest rate effect and foreign exchange effect, or you can also call it international trade. ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो है वो बताया है आपको कि शिफ्ट क्यों करती है, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट क्यों करती है। तो पहले जो आपको रीज़न्स दिए थे ना वो मूवमेंट्स के रीज़न थे।
रीज़न फॉर मूवमेंट से, यानी वेल्थ इफ़ेक्ट, आपका इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट और आपका अ, तीसरा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज इफ़ेक्ट। Those were causes of movements along the aggregate demand curve. But these are reasons for shifts in aggregate demand curve. अब इनको समझने के लिए पहले आपको दोबारा से याद करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर अप्रोच, हाँ? आप जब जी मेजरमेंट ऑफ जीडीपी में गए थे तो आप एक्सपेंडिचर अप्रोच याद है ना? बस, ठीक है। तो उसी एक्सपेंडिचर अप्रोच को अगर ज़हन में लेके आओ और आपकी जो नेशनल इनकम की आइडेंटिटी है, मेन आइडेंटिटी है वो यही है दैट नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस टी प्लस एन। इसी को हम लेके चलते हैं क्योंकि इसको एक्सपेंडिचर अप्रोच भी कह सकते हैं या आप इसको अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। दीज आर आल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, राइट? तो उसके अंदर कौन-कौन से हैं? पहली आ जाती है, सो अगर इसको हम कह लें ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है? और इक्विलिब्रियम पे ये याद रखना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बैलेंस होती है। खैर, इसको हम एग्रीगेट डिमांड भी ले सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड के ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? व्हिच इज़ सी प्लस आई प्लस टी प्लस एन। सी इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन है कि जो इन एनी केस कंटिन्यू करती है, ठीक है? इट कंटिन्यूज़ इट इज़ द नेसेसरी कंजम्पशन एंड so it will continue no matter what. तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है, वो अगर बढ़ेगी तो आपकी राइटवर्ड शिफ्ट नज़र आएगा और घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट नज़र आएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स इज़ रिड्यूस्ड और कैश ट्रांसफर लाइक एहसास इमरजेंसी, ये 2 रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा कंज़्यूम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? अब कोविड के दौरान लोगों की कंज़म्पशन बिल्कुल कम हो जानी थी, उनके हाथ में पैसा ही नहीं था। लेकिन एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम की वजह से उनके हाथ में पैसा दिया गया जिसकी वजह से वो कंज़्यूम करते रहे और इसीलिए हमारी जो एग्रीगेट डिमांड थी वो अ, थोड़ी बहुत बेहतर हमें नज़र आई। इसी तरह इनकम टैक्स अगर कम होगा, अ, इनकम टैक्स से ज़्यादा टैक्सेस कम होंगे। जैसे कि देखो ना जब आप लोग लोड करवाते हो तो कितना सारा टैक्स देते हो। सपोज़ कि ये टैक्स कम हो और इनकम टैक्स भी कम हो तो लोग ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे और ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे तो भी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट नज़र आएगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या है कि आपकी जो सेविंग हो रही है वो एक्चुअली यूज़ हो फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, वो होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया? दिस इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली सेविंग, नो। दिस इज इन्वेस्टमेंट कि एक तो सेव हो और सेविंग को फिर यूज किया जाए प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो तब भी जो है वो आपको नजर आएगी राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो चल रही है वो अंडर सी पैक है, ठीक हो गया? 64 बिलियन डॉलर्स और समथिंग लाइक दैट। सो दैट ऑल आल्सो हेल्प्स टू शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड्स टुवर्ड्स द राइट। देन कम्स द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक हो गया? गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर वाटर डैम्स बन रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ना, मैसिव प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ती है, तो कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड भी उससे डायरेक्ट लिंक यही है कि वो बढ़ता है। अच्छा, और एंड में आ जाता है एक्सपोर्ट्स, वो मैंने आपको पहले बताया, जब भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारी रिबेट्स दी जाती हैं एक्सपोर्टर्स को और उनको जो है रिड्यूस्ड रेट्स के ऊपर लोन क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है पाकिस्तान में। आप कभी न्यूज़ देखो ना तो उसमें वो इस तरह की बातें बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है मुल्क में, बहुत कुछ किया जा रहा है। तो वो सारे जो पॉलिसीज़ होती है ना उनका काम क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और लोकल इंडस्ट्री को अपॉर्च्युनिटी दी जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकें। उसका पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट किया जाए टुवर्ड्स द राइट। और इसका सारा का ऑपोज़िट जो है दैट इज़ अगर कंज़म्पशन कम हो जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट किसी रीज़न की वजह से कम हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है या गवर्नमेंट जो है वो कम स्पेंडिंग करना शुरू कर दे तो तब भी। और इसी तरह अगर एक्सपोर्ट्स किसी वजह से कोई वॉर या किसी वजह से कम हो जाएँ या इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ जाए, कोई भी वजह हो जाए, कम हो जाए, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएँ, तो फिर आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट नज़र आएगी, ठीक है? सो ये शिफ्ट्स होती हैं इन इन किसी भी कंपोनेंट के अंदर। अगर ये बढ़ेगा तो आपको राइटवर्ड शिफ्ट नज़र आएगी और अगर कम होगा तो आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट नज़र आएगी।
ठीक है? अच्छा, अब ये जो आगे चीज़ें हैं ना, ये जो कुछ मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, ड्यूरिंग द क्लास भी समझाया था और 2 लिंक्स मैंने आपको दिए हुए भी हैं खान अकेडमी के। ये अगर यू नीड टू रीड इट, ठीक है ना? ये वही चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, एग्रीगेट डिमांड को उन्होंने उसकी डेफिनिशन वगैरह लिखी है। जो कुछ आपको समझाया है ये उसी को लिखा है। यहाँ देखो ना एग्रीगेट डिमांड के व्हाई एग्रीगेट डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड्स वो भी एग्ज़ैक्टली आपको बता रहा है कि इसने दे हैव स्टार्टेड विद द लॉजिक ऑफ द कंज़म्पशन अप्रोच टू नेशनल इनकम। एक चीज़ वही है, आप इसको पढ़ के देख लें। मैंने दिया इसीलिए था कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकें और आपको असाइनमेंट करनी है आसानी हो जाए, ठीक हो गया? देखो यहाँ पे भी मैं एग्रीगेट डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड्स यहाँ से चेक कर लो, ये क्या-क्या दिया हुआ है, वेल्थ इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ इसको डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसी तरह इंटरेस्ट रेट इफेक्ट मैं समझा चुकी हूँ, उसको उन्होंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये नोट्स है सारे। इसी तरह एक्सचेंज रेट इफेक्ट को इन्होंने इधर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑफ कोर्स दे गिव कॉन्स्टेंटली एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लेकिन मैंने आपको पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल से भी जो है वो बताया है, ठीक है? तो पढ़ लें आपको उसको इसमें से आइडियाज़ आप ले सकते हैं। मुझे अच्छा ये लगेगा कि अगर आप यहाँ से कॉपी करने की बजाय खुद से जो है वो पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल्स देके लिखें। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स जो है वो अपने नोट्स में दी हैं और उसको उन्होंने सम अप भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, इसी तरह अब ये शिफ्ट्स का उन्होंने शुरू हो गए हैं, कंज़म्पशन बता रहे हैं, ठीक है? तो मैंने आपको पाकिस्तान की भी एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, लेकिन आपको यहाँ से मटीरियल मिल जाएगा अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए। और सेम गोज़ फ्रॉम हियर देखो, दूसरी चीज़ क्या होती है गवर्नमेंट परचेज़ेज़ तीसरी चीज़ क्या है फिर चौथी चीज़ नेट एक्सपोर्ट्स और इसका भी उन्होंने सम अप किया हुआ है। ये देख लो, ये बड़ा ही अच्छा एक टेबल बनाया हुआ है ग्रेगरी मैन्क्यू की किताब में से मैंने निकाला है। तो उसने बड़ा अच्छा टेबल बनाया हुआ है और ये जो नीचे उन्होंने क्विक क्विज़ दिया हुआ है यही जो है ना ये आपकी असाइनमेंट नंबर 4 भी है। ठीक हो गया ना? तो असाइनमेंट जो है वो आपकी नंबर 4 ये भी है और उसका मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि आप लोग ये कब सबमिट करवाएँगे। ठीक है ना? कमिंग वीक में मैं आपको असाइनमेंट 4 आपने 4 और 5 एक्चुअली मैं इकट्ठी सबमिट करवाऊँगी, ठीक है? 4 एंड 5 टुगेदर वो अलग-अलग नहीं सबमिट करनी। अगर कोई सवाल हो, अभी भी आपको चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। यू कैन सेंड अ वॉइस क्लिप टू योर सीआर और वो मुझे भेज देगा, मैं आपको जवाब दे दूँगी। ये बड़ा अच्छा-सा देखो इन्होंने ये मुझे टेबल बड़ा अच्छा लगा था, उसमें इन्होंने इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक हो गया? ये इसका सवाल आपके पास आ गया, तो इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में, मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आपका एक रिविज़न ऑलराइट, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।